राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट के ऑनलाइन शिक्षण में सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित शिक्षण करेंगे। आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे और इसके बाद जो आपको कार्य दिया जाएगा उसको पूर्ण करके यहाँ पर मुझे दिखाएंगे नोट्स के माध्यम से। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला भाग इसका है स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरा भाग इसका है समकालीन विश्व राजनीति। पहला भाग जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला भाग हम पढ़ेंगे। आज उसका प्रथम पाठ हम पढ़ेंगे। उससे संबंधी पहले पाठ में आपको कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं और राष्ट्र किसे कहते हैं, पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र का तात्पर्य क्या है। हम कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र की वास्तविक अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र राष्ट्रीयता से बना हुआ है और जो नेशनलिटी शब्द है, जो राष्ट्रीयता है, वो लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना हुआ है। नेशियो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जन्म और स्थान, अर्थात जन्म और जाति, और एक स्थान पर जन्म लेने के कारण से, एक से जातीयता के कारण से एक राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। राष्ट्रीयता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों, सरल शब्दों में कहूँ, राष्ट्रीयता हमारे दिलों की भावना है। एक समान मूल्य, विश्वास, परंपराएं, हमारे आदर्श, इस पर जो लोग विश्वास करते हैं और जो उसको मानते हैं, उनमें एक राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। और एक इसको मानने वाले समूह, इस राष्ट्रीयता को, इन विश्वासों को, इन प्रथाओं को, इन एक जैसे संस्कृति को मानने वाले लोगों का जो एक समूह है, उसी को हम एक राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जैसा कि आपको पता है, जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और इससे पहले ब्रिटिश शासन हमारे देश में था। हम ब्रिटिश उपनिवेश थे। तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, देश के सामने या राष्ट्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और इसी पाठ में उन चुनौतियों को हम जानेंगे, क्या क्या राष्ट्र के सामने चुनौतियां थी और उनका समाधान कैसे किया गया, और ये सारी चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले आप पाठ पढ़ने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको आप समझ लीजिए। उन बिंदुओं को मैं आपको क्रमवार बताऊंगा, आप उन पर ध्यान दीजिए, उसको नोट भी कर लीजिए और उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा शिक्षण आगे बढ़ेगा इस पाठ में, उसमें ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनकी अच्छी से जानकारी ले लेते हैं, इनको समझ जाते हैं,
तो आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी और हर बिंदु का हम पूरा निस्तारण यहाँ पर करेंगे, उसको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका यहाँ से मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ये आप लोग जानती हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सन 1946 में जब देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसको हम काम चलाऊ सरकार या अस्थायी सरकार के नाम से जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। और सन 1951 और 52 में जब हमारे वहाँ प्रथम आम चुनाव हुआ संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए, तब कांग्रेस सत्ता में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, चुने हुए प्रधानमंत्री बने। और सन 1964 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तीसरा बिंदु है, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण की चुनौती, सर्वाधिक प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की। अब ये राष्ट्र को कैसे निर्माण किया जाए? देखिए, देश अगर हमारा गुलाम रहा या उपनिवेश रहा तो उसके पीछे हमारी राष्ट्रीय एकता का अभाव रहा था। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे, वो लगातार आपस में लड़ते थे और इसी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने भारत में अपना राज स्थापित किया और भारत को उपनिवेश बनाया। अब जब देश स्वतंत्र हो गया एक लंबी गुलामी के बाद, तो देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो राष्ट्र को एकजुट रखना। क्योंकि आप जानते हैं भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। हर क्षेत्र में विविधता है। उसके बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय एकता को कैसे स्थापित किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। अब ये रजवाड़े क्या होते हैं, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए, ब्रिटिश शासन यहाँ पे 2 भागों में चलता था। आज की तरह जो हमारे राज्य हैं वैसे राज्य नहीं थे। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था के अंदर 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक देशी रियासतें थी, जिनके शासक को हम रजवाड़ा कहते थे, और दूसरे प्रकार के जो राज्य थे वो ब्रिटिश शासित प्रदेश थे। जब देश आजाद हुआ तो अब प्रश्न ये उठा, जिन कारणों से भारत गुलाम हुआ था, जो छोटे छोटे राज्य थे, जिनके कारण से भारत को एक लंबी उपनिवेश में रहना पड़ा था, अगर इसी व्यवस्था को फिर से रखा जाए तो वर्तमान में फिर ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये विचार किया गया कि जो देशी रियासतें हैं उनको कैसे समाप्त करके भारत में भारतीय संघ में शामिल किया जाए, इस पर भी विचार हुआ था। और उनकी संख्या उस समय थी 565। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। देखिए, अब भारत की जो शासन व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, कैसे राज्य होंगे, किस प्रकार के राज्य होंगे, और इस पर विचार किया गया। और सर्वप्रथम जो ये देशी रियासतें थी भारत में विद्यमान, उन देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। उनके जो राजा थे
उनको एक सहमति पत्र के आधार पर भारतीय संघ का निर्माण किया गया और उन्होंने स्वेच्छा से अपने रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया। इसके पश्चात अब भारतीय संघ में कौन कैसे राज्य होंगे, कैसी इनकी शासन व्यवस्था होगी, तो इसके लिए जो नए राज्य अब देश में बनाए जाएंगे, जैसे वर्तमान में जो राज्य हैं उनका गठन किस पर आधार पर होगा ऐसे राज्यों का, तो उसके लिए नए राज्यों के गठन के लिए सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, एक आयोग बनाया गया 1953 में। और यह आयोग का जो मुख्य कार्य था ये पता लगाना था कि जो नए राज्य हैं वो किस आधार पर बनेंगे, उनका आधार क्या होगा नए राज्यों का, क्योंकि देश में हर भाग में समय समय पर नए राज्यों की मांग उठती रहती है। इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इसका यह अर्थ हुआ सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, उसको पारित किया गया और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसके अलावा अभी वर्तमान में लगातार राज्यों की और मांग बढ़ती जा रही है हर क्षेत्र से। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आगे जाकर के पाठ में आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे, इसके बारे में उसका जिक्र होगा। अब दूसरा जो प्रश्न है उस पर हम आते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि केवल भावात्मक और नैतिक तर्क थे? देखो, सबसे पहले तो आप धर्मनिरपेक्षता का अर्थ को समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको सेक्युलर कहते हैं और हिंदी में इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, उसको मैं समझाता हूं आपको। धर्मनिरपेक्षता को अगर हम मोटे तौर पर समझते हैं तो एक प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है। हर समुदाय को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का जो आशय है उसके मुख्य बिंदु जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी धर्म नहीं होगा, सरकारी धर्म नहीं होगा। सरकार किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगी। दूसरा बिंदु इसका है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसको त्याग सकता है। एक धार्मिक स्वतंत्रता है। अगला है, किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थान या सरकारी, अगर इसको हम दूसरे प्रकार से समझाएं आपको, जो सरकारी सहायता से संचालित
विद्यालय हैं उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा निषिद्ध है, नहीं दी जाएगी। कहने का अर्थ है नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा धार्मिक कार्यों में व्यय किया गया धन कर मुक्त होगा। ये धार्मिक जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, ये सिद्धांत ये कहता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका मानना था कि हिंदुस्तान में या भारत में पाकिस्तान से अधिक अल्पसंख्यक रहते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदाय रहते हैं। और अगर किसी एक धर्म को हम राष्ट्रीय धर्म घोषित करते हैं तो ये एक प्रकार से दूसरे धर्मों के साथ अन्याय होगा। इससे एक प्रकार से धार्मिक वैमनस्य उत्पन्न होने का भय बना रहेगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये व्यवस्था संविधान के अंदर करवाई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और सभी धर्मों को यहाँ पर समान दर्जा दिया जाएगा। और सरकार किसी भी धर्म के साथ कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये एक प्रश्न, इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न है, आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से मुख्य क्या अंतर थे? देखिए, भारत का जब विभाजन हुआ था और भारत का जो विभाजन हुआ था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था, और जिसके आधार पर 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। वो राष्ट्र था पाकिस्तान। लेकिन उस समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए, जिस प्रकार से दोनों देशों के बीच एक भीषण संकट पैदा हुआ, उसको देखते हुए उसमें राष्ट्र निर्माण को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। अब भारत की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ये दो भागों से राष्ट्रीय एकता को हमेशा खतरा बना रहता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का, पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है? कौन से राज्य इसमें आते हैं? और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, ये छोटे छोटे राज्य हैं। ये 7 राज्य हैं जिनको मिला करके पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? अशांति की, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय एकता को एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहती है। वो चुनौती ये है कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, भाषाई और अलगाववादी स्थिति बनी रहती है। विभिन्न संस्कृति के लोग यहाँ पर हैं और उन संस्कृति के मानने वाले लोगों के बीच वैमनस्य बना रहता है और टकराव की स्थिति पैदा होती है। और भाषाई आधार पर भी असमी भाषाई और गैर असमी भाषाई, इसके आधार पर भी यहाँ पर विवाद रहता है और जो राष्ट्रीय चुनौती को एक खतरा है। अलगाववादी स्थिति, यहाँ पर विभिन्न अलगाववादी संगठन हैं जो स्वायत्तता की मांग और अन्य देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं,
जिससे कि देश को एक खतरा पैदा होता है। और दूसरा पक्ष जो है, दूसरा क्षेत्र जो राष्ट्र निर्माण के लिए एक चुनौती का क्षेत्र है, वो है पश्चिम का क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। जैसे कि आप जानते हैं, पश्चिम में हमारा पाकिस्तान जो राष्ट्र है वो बसा हुआ है, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र से लगा हुआ ये क्षेत्र है। और हमेशा इस क्षेत्र में सांप्रदायिकता की चुनौती बनी रहती है। और इस प्रकार से अगर हम जानते हैं, अब सबसे पहले तो एक चीज़ और जान लीजिए कि ये सांप्रदायिकता होता क्या है, किसे कहते हैं सांप्रदायिकता? कम्युनलिज्म, जिसको अंग्रेजी में कम्युनलिज्म कहते हैं। तो सांप्रदायिकता दो धार्मिक संप्रदायों के बीच धर्म के वर्चस्व को लेकर के जो वैमनस्य हो रहता है, उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। क्योंकि देश का विभाजन भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था और धार्मिक आधार पर हुआ था। जो पाकिस्तान के समर्थक थे उनका मानना था भारत में दो राष्ट्र हैं, दो राष्ट्रीयता को मानने वाले लोग निवास करते हैं। एक हिंदू समुदाय के लोग हैं, राष्ट्रीयता के मानने वाले लोग हैं, और दूसरे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए इनके बीच, इसलिए ये दो राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते हैं। और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनका अलग राष्ट्र होना चाहिए। और इसी आधार पर दूसरा जो देश बना भारत से अलग होके, वो बना पाकिस्तान। और पाकिस्तान जब देश बना तब से लेकर के आज तक बहुत ही, एक प्रकार से मैं कहूँ, सन 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 की जंग माने युद्ध, ये तीन युद्ध भारत झेल चुका है। और जिसमें पाकिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा है। और आज भी लगातार देश की या राष्ट्र की जो सुरक्षा को सबसे बड़ी चुनौती है, वो इसी पाकिस्तान से बने हुए है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का शांत क्षेत्र बना दिया गया है और लगातार वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ जारी हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पश्चिम का क्षेत्र है, इसको हम कह सकते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्र को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या है, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया था मुख्य बिंदु में आपको, फिर भी एक बार फिर से इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग, देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया, क्या इसके कार्य होंगे। आजादी के समय जैसे कि भारत में 565 देशी रियासतें थी और जिनको समाप्त करके भारतीय संघ में मिलाया गया। इसलिए हमारा देश का स्वरूप, शासन का स्वरूप संघात्मक है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था है।
अब प्रश्न यह था उसमें 1953 में एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। और यह आयोग का काम क्या होगा, यह आयोग गठित क्यों किया गया? यह आयोग जो है इसलिए गठित किया गया क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो कार्य होगा मुख्य, वो नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश करना होगा। उनका आधार क्या होगा? भौगोलिक आधार होगा, सांस्कृतिक आधार होगा या भाषाई आधार होगा। इस पर विचार करके अपनी सिफारिश को सरकार को सौंपना होगा और जिसके आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाएगा। आज भी नए राज्यों का गठन की मांग लगातार बस्तूर जारी है। सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ, उसके बाद तेलंगाना एक राज्य बना है अभी। तो उस समय जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इस आयोग का गठन किया गया और राज्यों के गठन का आधार क्या हो, राज्य की सीमाओं का निर्धारण किस आधार पर हो, इस पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ, अर्थात एक कानून बना। और 1956 में, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया पाठ के पहले, कि जिस समय 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया ने ये पारित हुआ, उस समय देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज अगर हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की, अब नए राज्यों का आधार क्या होगा और राज्यों की सीमाओं का निर्धारण का आधार क्या होगा, इस पर विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो नए राज्यों का गठन अब होगा देश में, उसका आधार जो होगा भाषा होगा। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि एक भाषा को बोलने वाले लोगों का समूह या जितने भू क्षेत्र में एक भाषा के लोग फैले होंगे या निवास करेंगे, उनके क्षेत्र को एक राज्य के रूप में भविष्य में एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये प्रश्न कुछ हुए। अब आते हम पाठ के बड़े प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, नए राष्ट्र स्वतंत्र भारत 1947 के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी? देखिए, मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहूँगा कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ये आप जानते हैं, ये सर्वविदित है, क्योंकि 15 अगस्त को हर वर्ष आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और इससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी या ब्रिटिश राज्य स्थापित था। राजनीतिक आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। अगर हम कल्पना करते हैं या पढ़ते हैं या जैसे कि हमें ज्ञात है, जब देश आज़ाद हुआ
उस समय का देश और आज के देश में अगर हम तुलना करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर हमको दिखता है। नया नया राष्ट्र था, एक नया राष्ट्र बना था, देश का विभाजन हो गया था। देश का विभाजन, आप जैसे कि मैंने आपको बताया, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान का भी विभाजन आगे जाकर के 1971 में एक बार पुनः हुआ, जो एक नया बांग्लादेश आज अस्तित्व में है, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे पहले। लेकिन सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, देश के सामने बड़ी विकट चुनौतियां थी, क्योंकि जो औपनिवेशिक शासन था उस दौरान हम हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए थे। भारत का दमन हुआ, शोषण हुआ और भारत एक खोखला बन के रह गया था। 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं, देश के सामने जो सबसे ज्यादा विकट बड़ी समस्याएं थी वो 3 प्रकार की चुनौतियां थी। पहला, राष्ट्रीय एकता की चुनौती। राष्ट्रीय एकता क्या है? पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को एकजुट रखना। फिर से ऐसी स्थिति ना आए कि भारत फिर से गुलाम हो जाए। इसीलिए मैंने आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि भारत में विद्यमान जो छोटे छोटे राज्य थे, जिनको हम देशी रियासतें कहते हैं, का विलय करना जरूरी था। और यह विलय हुआ, क्योंकि वो अस्तित्व में रहते एक बार फिर भारत को बहुत विकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। जो उसकी स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए सबसे पहली चुनौती जो थी, राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब देश का विभाजन हुआ, देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों लोगों की हत्याएं हुई, जान माल की बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में जो भारत के हिंदू लोग बसे थे, उनको पाकिस्तान से भारत में आना पड़ा, और जो यहाँ से मुसलमान थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। इसमें बहुत बड़े भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे कि राष्ट्र को एक बहुत बड़ी चुनौती और देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। क्योंकि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है, इतनी विविधता से भरा हुआ देश है कि विश्व में इतनी विविधता किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। अगर हम भौगोलिक विविधता की बात करते हैं, सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं, जाति विविधता की बात करते हैं, धार्मिक विविधता की बात करते हैं, तो हमको एक प्रकार से ताज्जुब होता है। तो भारत में अगर हम बात करते हैं भौगोलिक भिन्नता की, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तानी क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है। तो ये हमारा भौगोलिक भिन्नता है। अगर हम सांस्कृतिक भिन्नता की बात करते हैं, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रथाएं, रीति रिवाजें, खान पान, रहन सहन, ये सारी सांस्कृतिक भिन्नता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जातीय भिन्नता की, असंख्य जातियां हैं, और जातियों में भी उपजातियां हैं, जिनके बीच हमेशा जाति हिंसा और जाति टकराव बना रहता है।
इसके अलावा धार्मिक भिन्नता की बात करते हैं। जो मुख्य धर्म है हमारे देश में विद्यमान है, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धार्मिक संप्रदाय हैं, जिनके बीच भी सांप्रदायिक वैमनस्य और टकराव की स्थिति बनी रहने की संभावना रहती है। हो गया, बंद हो गया है नहीं वो। देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती थी वो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, क्योंकि देश में एक नई शासन प्रणाली को अपनाना था। उस समय देश में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाएं, ये प्रश्न था। अंत में हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के जो नेता थे, कर्णधार थे, उन्होंने भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की सिफारिश की और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्योंकि प्रजातंत्र कहाँ सफल होता है? जहाँ पर गरीबी न हो, लोग शिक्षित हों। इसके लिए कुछ मानक हैं जहाँ पर एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। और उस समय हमारे देश में बहुसंख्यक समुदाय जो था गरीबी रेखा के नीचे था। सिर्फ 18% के लगभग लोग उस समय शिक्षित थे, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में थी, राष्ट्र के सम्मुख थी। ये भी एक चुनौती थी। तीसरी जो चुनौती थी वो थी विकास की। देखो, हर क्षेत्र का विकास, हर समुदाय का विकास, ये भी एक चुनौती थी। खासतौर से हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासन में देश का बहुत बड़ा आर्थिक शोषण किया गया था और विकास के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी। और देश को कैसे विकास किया जाए, ये भी देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके अलावा जो समाज के वंचित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका विकास कैसे किया जाए, ये भी देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये इस पाठ के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आशा है आपने बड़े ध्यान से इसको सुना है। इसमें कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसको आप अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे और उसके प्रश्न का फिर मैं अवलोकन करूंगा। तो फिर अगले में फिर से ये पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।